नमस्कार, कार्यक्रम चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर। हर साल 7 जून को यह दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि संतुलित आहार हम अपनाएं। हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने मिलकर ये तय किया कि 7 जून को हर साल इस दिवस को मनाया होगा। खेत से लेकर थाली तक संतुलित आहार, इस महत्व पर जोर दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी प्रमुख लक्ष्य है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, पोषण युक्त आहार पहुंचाना और इसके साथ ही किसानों की आय एवं उनके जीवन यापन को सरल बनाना, आय के साथ ही वृद्धि के साथ उनको समृद्ध बनाना। तो इस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर किस तरह की तैयारी होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ संतुलन यानी संतुलित आहार का मामला नहीं है, ये खेत, व्यापार और देश की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ता है। तो चलिए इस पर हम सवाल करेंगे और इनका जवाब देने के लिए हमारे साथ अतिथि मौजूद है इस कार्यक्रम चौपाल में। डॉक्टर समलेश जी, जो कि वैज्ञानिक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम। धन्यवाद। तो जिस तरह से मैंने बोला कि खेत से लेकर थाली तक संतुलित आहार, तो मैं तो पहले चाहूंगी कि ये जो हर बार इस वाक्य को लेकर 7 जून पर इस दिवस को मनाया जाता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए क्यों जरूरी है। हाँ, जो आपने बोला खेत से लेके थाली तक, ये एक्चुअली लक्ष्य हमेशा रहा है, ना कि किसानों के उत्पादन को लेकर, बट हमारी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसका भी यही फार्म टू फोक अप्रोच रहा है कि जो हम खाद्य पदार्थ हम दे अपने लोगों को, वो संतुलित हो और हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने भी, जैसे मैं वैज्ञानिक हूँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, तो हमें बार बार ये अनुसरण कराया जाता है कि अब हमें जो ध्यान देना है वो इस तरह के उत्पादों पर ध्यान देना है जो पोषण को बढ़ाएं और संतुलित आहार की तरफ रुचि को अग्रसर करे। क्योंकि अब हमारे देश में जनसंख्या तो बढ़ी रही है, जनसंख्या के साथ साथ कुपोषण की समस्याएं भी आ रही हैं, जिसका हल अब हम तो जड़ से ही जुड़े हैं, तो हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो जिस तरह से सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है, एक बात सामने आती है कि हर वो फसल, मतलब जिसमें कीटनाशक, इतने तरह के रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो सुरक्षा हाशिए पर चली जाती है। बोला भी जाता है आम बोलचाल में कि अब कहाँ वो शुद्ध खाना मिलता है। तो किसान भाई भी पूरी तैयारी करते हैं कि इस तरह का कोई भी भोजन वहां से ही ना उपजे तो थाली तक ही नहीं पहुंचेगा। तो अब किस तरह की मतलब वैज्ञानिकों ने किस तरह के सुझाव दिए हैं या आप किस तरह के नियमों का पालन किया जा रहा है ताकि फसल में एक संतुलित और स्वस्थ पोषक अनाज उपजे? ये आपने जो सवाल पूछा है ये वाकई हमारे भी इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम होता है हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कि जो मेरा गांव मेरा गौरव, और उसी के अंतर्गत अभी हम गांव-गांव घूमकर किसानों को, अभी हमारा फर्टिलाइजर या उर्वरक की कमी भी हो रही है 2022 से विश्व स्तर पर, उसकी वजह से उत्पाद की जो खर्चा है वो बढ़ रहा है, तो वो भी एक किसानों के लिए समस्या है। और दूसरी बात ये है कि अब हम उन्हें जागरूक कराना, और किसान भी आज रुचि ले रहा है कि वो जानना चाहता है कि कैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर, जो रसायन वाले फर्टिलाइजर्स हैं, उन उर्वरकों को ना इस्तेमाल करके कुछ नेचुरल हो, जिसमें उत्पाद भी ज्यादा हो और वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो, पोषक भी हो। तो उसके लिए हम भी गांव-गांव जाकर जागरूकता बढ़ा रहे हैं, उनको जो रुचि ले रहे हैं, जैसे किसी को बायो फर्टिलाइजर या केचुए की खाद या फिर उनको और अलग तरह की खाद इस्तेमाल करने, किस तरह से इस्तेमाल करनी है, कैसे प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करनी है, उसके लिए हम उनको मदद कर रहे हैं और सरकार भी इसमें हमें प्रोत्साहन भी दे रही है और मदद भी दे रही है। तो ये इस तरह के हमने कुछ योजनाएं शुरू करी है। बिल्कुल, जैसे कि अभी हमारे देश में श्री अन्न को लेकर काफी जोर दिया जा रहा है, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है श्री अन्न, और किसान भाई बहनों को भी कहा जा रहा है कि मिलेट्स की उपज बढ़ाई जाए। हाँ, मिलेट पे, क्योंकि मिलेट का मैं अगर फोकस करना चाहूंगी, कुछ पॉइंट्स में बताना चाहूंगी, तो मिलेट्स एक तरह से तो हमारे जो ग्लूटेन फ्री हैं, तो अभी हमारी जो दिनचर्या है, लोग किसानों को बेचना है और पॉपुलेशन बढ़ रही है शहरों की तरफ, तो श्री अन्न बहुत अच्छा एक खाद्य
एक अच्छा जरिया है, एक अच्छा जरिया है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूटीन नहीं है। सही। तो ओबेसिटी के लिए अच्छा है। हाँ। मधुमेह का बहुत ज्यादा अभी बढ़ावा हो रहा है, 30 की उम्र में ही मधुमेह हो रहा है, तो श्री अन्न उसके लिए भी वरदान है। दूसरा, फाइबर इसमें ज्यादा है। हाँ। बस एक ही जो हम चैलेंज फेस कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो वो आ रहा है श्री अन्न में कि फाइबर रिच है तो डाइजेशन में इशू है, तो उसके लिए प्रोसेसिंग के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा, हमारी सरकार हमें प्रोत्साहन दे रही है। जैसे प्रोसेसिंग में हम कैसे प्रसंस्करण करें, कैसे प्रोसेस करें, फर्मेंटेशन, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, बहुत इस तरह के और भी बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की कि आप प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करिए। तो इस तरह के जो है सरकार हमें हेल्प कर रही है। और हमें मैं चाहूंगी कि हमारे किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए भी कुछ इस तरह के सुझाव दिए जा रहे होंगे आप लोगों की तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से, अनुसंधान केंद्रों की तरफ से, जैसे कि समय समय पर सवाल जवाब होते हैं किसान भाइयों के आप लोगों से, तो उनको आप लोग किस तरह के सुझाव दे रहे हैं? पहला तो श्री अन्न में बाजरा और ज्वार आता है। हाँ। तो बाजरा और ज्वार कम पानी में ठीक है। और जल्दी उग जाता है, वो कोई और ज्यादा तापमान में भी उग जाता है। पर परेशानी कहाँ आती है कि उसको हम स्टोर कैसे करें, लंबे समय तक हम बचाए कैसे। हाँ। शेल्फ लाइफ कम है, तो शेल्फ लाइफ के लिए प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण हमारा जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट्स हमने सेटअप करी है मिलेट्स के लिए। मिलेट्स के ऐसे एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट जैसे बिस्किट बना लिए, लंबे समय तक हम रख सकते हैं। फर्मेंटेड आटा हमने बना लिया, हाँ। किण्वित आटा, जो जैसे नॉर्मली बाजरे के आटे 10 से 15 दिन चलता है, पर अगर हम फर्मेंटेशन करते हैं तो वो 2 महीने तक चल सकता है। तो इस तरह के डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स हम सेटअप कर रहे हैं कि उसमें इस तरह के उत्पाद बना सकें जिनको किसान बेच सकते हैं, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, वो ज्यादा दूरी तक उनको पहुंचा सकते हैं, तो इससे वो ज्यादा कमा सकते हैं। वो अनाज ही बेचते हैं तो अनाज क्या है, कुछ समय के बाद खराब होने लग जाता है या उसकी उतनी कीमत भी नहीं है। लेकिन उत्पादन को बढ़ाने के लिए फसल को जल्दी पकाना, यानी उसको समय से पहले कटाई हो सके ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल लगाई जा सके, ये भी एक कारण हो सकता है कि पोषक तत्वों का ध्यान कितना रखा जा रहा है, वो हाँ। प्रतिशत जो है वो एक प्रश्न खड़ा कर देता है। इसमें क्या है, वो निर्भर करता है कि कौन सी नस्ल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। कि नस्ल की उसकी उत्पादन क्षमता उतनी हो। जैसे सोयाबीन में मैं वैज्ञानिक हूँ सोयाबीन उत्कर्ष प्रसंस्करण केंद्र में, तो हम सोयाबीन की जो हमारी नस्लें हैं उन पे हम काम करते हैं। तो कुछ नस्लें इतनी अच्छी हैं जो कम समय में ज्यादा यील्ड देती हैं, ज्यादा उत्पाद उनका होता है, और वो टोफू, सोया मिल्क जो बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह की नस्ल पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमें कुछ उर्वरक कितना इस्तेमाल करना है, माइक्रो इरिगेशन पे फोकस करने की जरूरत है। किस तरह की जलवायु में किस तरह की फसल कितने समय तक हम सीडिंग करें, वो सब चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्या वो जो शब्द हमेशा हम सभी की जबान पर होता है, मिलावट वाली बात होती है, तो क्या वो खेत से जब हमारी थाली तक पहुंचती है तो मिलावट जरूरी नहीं है कि खेत में ही हो, खेत से बाहर निकलकर भी उसमें मिलावट की जा सकती है? वहाँ कैसे नियंत्रण की बात की जा रही है सरकार की तरफ से, या कुछ तरीकों से, कोई प्रक्रिया? अगर उसमें देखा जाए तो सरकार ने बहुत ही बढ़ चढ़कर योगदान किया है। 2000 हम कहें तो 1991 तक हमारे पास कोई मानक नहीं था, FSCCI नाम की कोई हमारे पास ऐसी यूनिट नहीं थी। अभी हमारे पास फूड सेफ्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जो कि मानक देती है, जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं जो देखते हैं समय समय पे कि हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो जो मार्केट में आ रहे हैं या हमारे उपभोक्ता के पास जा रहे हैं वो वाकई में खाने लायक है, उनमें मिलावट है। तो एक तो FSCCI है जो सबसे बड़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे फोकस कर रही है, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से तो एक इस बड़ा तरह की सुविधाओं के साथ या इस तरह की यूनिट्स के, तो उसमें मैंडेटरी लाइसेंसिंग है आपको। जैसे हाइजीन के लिए आपको, हाइजीन मतलब आपको साफ सुथरा ही बनाना है। उसके बाद अडल्ट्रेशन के लिए आपके पास है, सबसे पहले हमारे लिए दूध के लिए आई थी हमारे देश में 1950 में, अब और ग्रेन्स और फूड प्रोडक्ट्स के लिए आई है। बिल्कुल। धान के पौधों को ज्यादा पोषक माना जाता है, तो इसको लेके थोड़ी सी अगर हम डिटेल आपसे लेना चाहें। हाँ, और धान हमारे देश में एक स्टेपल फूड भी है जो हम खाते हैं, तो धान के पौधों को पोषक माना जाता है, पर स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है और कुछ मिनरल्स कम होते हैं, प्रोटीन कम होता है धान में। तो अभी जो गोल्डन राइस है, इस तरह की कुछ नस्लें ICAR ने दी हैं जो जिंक रिच है और जिनमें हम स्टार्च को कम कर रहे हैं, या फिर धान ऑल्टरनेटिव या एनालॉग्स
प्राइस एनालॉग्स आ रहे हैं मार्केट में जो ऐसे पोषक ग्रेन्स को यूज करके धान जैसे दिखने वाले हैं, तो वो भी प्रोसेसिंग के लिए यूज कर रहे हैं जी। और फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन आईसीआर में हमने काफी वैरायटीज पे किया है, जिसमें से एक डीएसआर, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर 2 वैरायटी बहुत फेमस है। बहुत जरूरी। अच्छा, फल उद्यान के अगर नजरिए से मैं पूछना चाहूँ, क्योंकि फल में भी तो आजकल इंजेक्टेड हर चीज मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हाशिए पर आ जाती है। तो अगर फल उद्यानों की बात करें तो उसमें क्या सुविधाएं हैं हमारे कृषक भाई बहनों के लिए? फल उद्यानों में सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए। आपको सब्सिडीज है कि आप अपने फल उद्यान बना सकते हैं। गुजरात में कुछ महिलाएं उन्होंने अपना ग्रुप बना के वो अपना फल उगाती हैं और फिर बेच रही हैं, तो इस तरह की सब्सिडीज हैं। और उनमें हम जो हमारे उर्वरक हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ उर्वरक जो है फर्टिलाइजर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें जागरूकता हम प्रदान कर रहे हैं कि आप इस तरह का उर्वरक अपने ही, अगर आप कम पैमाने पे बना रहे हैं तो अपने ही घर में बनाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि बाजार से खरीद के। तो इसमें वो इकोनॉमिक भी हो जाता है आपका और उसके साथ साथ वो आपका सेफ भी हो जाता है। बिल्कुल। अब महिलाओं का जिक्र किया था तो ये बताना भी जरूरी है कि पिछले साल से ही एक अच्छी शुरुआत हुई थी, एक बगिया माँ के नाम, जिसमें उनको एक बगिया ऐसी तैयार करी, उसमें संतुलित मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रयास था। और काफ़ी महिला जो हमारी किसान महिलाएं थी उन्होंने बहुत हिस्सेदारी निभाई थी बढ़ चढ़ कर। तो ये तो हो गई फल की बात। अनाज की बात हम लगातार कर रहे हैं। बात अगर मैं फल के साथ साथ और बहुत सारे ऐसे जो आपने अभी नवीन प्रयोगों की बात की थी, उन नवीन प्रयोगों में ऐसी कौन सी जिसकी जागरूकता की अभी भी ज़रूरत है, अभी भी किसान भाइयों तक उस बात को पहुँचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है? किसान सोचते हैं कि हम फसल उगाएं और बेच दें, वो अनाज को ही बेचने पर ज्यादा फोकस करते हैं। वो पर अभी जैसे अगर हम अनाज बेचते हैं, वो आप मान लीजिए 5 रुपए किलो बिक रहा है, अगर उसके कुछ उत्पाद बनाएंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, तो वही हमारा 50 रुपए किलो हम वो उत्पाद हम बेच सकते हैं। तो किसानों में इस जागरूकता की बहुत जरूरत है और इसमें हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है कि आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स सेटअप करिए और उनमें अपना ही जो अनाज है उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करिए या फिर अपने मार्केट में सेल करिए। मेड इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, और वाकई इंडिया दूध में नंबर 1 है, मिल्क प्रोडक्शन में, पल्सेस में नंबर 1 है, गन्ने में नंबर 1 है। तो बहुत सारी हमारे पास उत्पाद तो है पर प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, तो प्रोसेसिंग में अभी भी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। ओके, तो मतलब अगर इस पर और थोड़ा काम किया जाए तो जिस उद्देश्य से हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल मनाते हैं वो कहीं ना कहीं तक हम और नज़दीक चले जाएंगे उसको सफलता उसमें अर्जित करने में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो खेत में बोने, मतलब बीजारोपण जिसके हम बोलते हैं, बीजोपचार, बार बार इस शब्द का इस्तेमाल होता है जब भी हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं। बीजोपचार बहुत ज़रूरी है, मिट्टी परीक्षण बेहद ज़रूरी है। शायद बोलते हैं ना कि ज़मीनी स्तर से ही संतुलन को अगर मेंटेन किया जाए तो फिर हमारी थाली तक भी संतुलित ही आहार पहुंचेगा। जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। अभी पिछले महीने ही हम लोग मध्य प्रदेश के एक गांव में गए थे, तो किसानों का भी, अब किसानों में मुझे बहुत खुशी हुई जब किसानों ने ये रुचि व्यक्त करी कि हम किस तरह का उर्वरक इस्तेमाल करें कि जो पोषक तत्व है वही पहुंचे मिट्टी में, ना कि यूरिया जो हम ऐसे फेंक देते हैं खेत में। तो नाइट्रोजन, फोस्फोरस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी क्या बोलते हैं, और पोटेशियम। तो मिट्टी का परीक्षण अगर हम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है इतनी %, फोस्फोरस की कमी है। तो और सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए भी हमने उनको बताया, तो वो जागरूक हैं। तो अभी वो सुविधा हमारे मध्य प्रदेश में हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है, उसमें भी उपलब्ध है और प्राइवेट स्तर पर भी 1-2 जगह पर उपलब्ध है। अगर किसान अपना मिट्टी का परीक्षण कर लेते हैं तो उनको ये सटीक पता चल जाएगा कि कौन सी चीज की कमी है, तो फिर वो वही, चाहे वो नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करें या कोई और फर्टिलाइजर करें, वही डालेंगे। तो एक तो उर्वरकों का जो हमारा संतुलन वो बना रहेगा और हमारा जो मिट्टी है वो भी हमारी फर्टिलाइज रहेगी और जो हम उससे उत्पाद उगाएंगे वो भी हमारे पोषक रहेंगे। तो इस तरह की हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, किसानों की आय और उनकी आजीविका को भी सशक्त बनाना। अच्छा। हम इस दिवस के साथ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि खाद्य सुरक्षा के साथ किसानों की आय भी बढ़े, तो ये दोनों संतुलन कैसे बिठाया जाएगा? किसानों की आय खाद्य सुरक्षा के साथ बढ़ना, जब खाद्य अच्छी
क्वालिटी का फूड आप प्रोड्यूस करेंगे। अगर मैं बोलूँगी, अगर अच्छे उत्पाद, अगर अच्छी पोषक तत्वों में रहेगा तो कोई भी खाने के लिए पैसे खर्च करने में बिल्कुल नहीं हिचकता। और इकोनॉमिकली अभी हमारा देश इतना सक्षम है कि वो अच्छे खाद्य पदार्थ खरीद सके। तो अगर किसान प्रोसेसिंग करते हैं या फिर पोषक खाद्यान्न प्रोड्यूस करते हैं अपनी खेती से, तो उसका रेट भी बढ़ेगा, उसको जो जायज उसको उसका मिलना चाहिए रेट वो मिलेगा। उसके साथ साथ उनकी आय भी बढ़ेगी। प्रोसेसिंग करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला, प्रोसेसिंग में उससे भी आय बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी और बहुत बैलेंस और कंसाइज एक अप्रोच हो जाएगी। अभी किसान की दिमाग में ये रहता है कि अब ये मौसम आ गया, ये दाने मुझे खेत में बोने हैं और इतना उगाना है, पर वो नहीं, आगे की नहीं सोचता कि वो बो के मुझे किस तरह से प्रोसेस करके कितना उससे कमाना है। तो वो वहां तक का अप्रोच हो जाएगा, बहुत जरूरी है। अच्छा, आम बोलचाल में जब घरों में लोग बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि आप कैसे पहचाने कि ये जो फल हमारे हाथ में है या ये जो अनाज, जब गेहूं को टटोलते हैं कि ये हाँ इसमें पोषण भरपूर है या फल मिलावटी नहीं है, पहले नहीं पका दिया गया है उसको, तो हम लोग इसको सुनिश्चित कर सकते हैं क्या? जो हमारे अब रोजमर्रा में हम खीरे ककड़ी यूज करते हैं, तो जो इंजेक्टेड खीरे ककड़ी होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा ही उनका अपीयरेंस रहता है, साइज उनका रहता है, कलर उनका रहता है, तो वो चीजें हम जो नेचुरल होता है वो आपको नॉर्मल दिखेगा। तो ये है। दूसरा क्या फ्रूट्स हैं उन पे कोटिंग होती है, कलर कोटिंग्स। मटर के दाने हैं, कलर कोटिंग कर देते हैं। शिमला मिर्च में भी होती है, घिया में भी होती है। तो ये सब चीजें हम कलर से हम देख सकते हैं। और कुछ हमारे पास किट्स भी हैं। अच्छा। कुछ फल और सब्जियों के लिए, तो वो किट से भी हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रखने वाली व्यवस्था। हाँ, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये केमिकल फ्री है। अच्छा, बारिश के समय में अक्सर ये देखा जाता है, सुना जाता है और देखा भी जाता है दोनों, कि जैसे पत्तेदार सब्जियों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें कीड़े लग जाते हैं। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है या किसी कारणवश उन पौधों में इस तरह की समस्याएं आती हैं जिन्हें रोका जा सकता है और हम हर मौसम में पत्तेदार सब्जी भी खा सकते हैं? ये बहुत ही लाइक मैंने भी बचपन से सुनती आ रही हूँ कि हाँ, बारिश के मौसम में, क्योंकि कुछ हमारे अभी मेरे ही घर में मैंने ये कड़ी पत्ता उगाया था, तो हरे कीड़े होते हैं, पता ही नहीं चलते कि वो कीड़े हैं। तो बहुत सारी जो कीड़े होते हैं वो कलर वैसे ही बना लेते हैं। तो ये एक बहुत फूड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिस्की है। और दूसरा क्या है कि माइक्रोब्स हमारे बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि हम हर जगह माइक्रोब्स है, हवा में भी। तो वो माइक्रोबियल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अगर खाएं तो उबाल के खाएं, अच्छे से उसको ये सुनिश्चित कर ले कि वो खाने में सुरक्षित है, अदरवाइज अवॉइड करें। तो ये दो रीजन होते हैं, माइक्रोब्स और हमारे इंसेक्ट्स जो है वो बारिश में जल्दी ग्रो कर जाते हैं और वो हिडन होते हैं। पालक में आपको पता ही नहीं चलेगा, सेम कलर है। बिल्कुल। अब थोड़ा हम खेती से घर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि खाद्य सुरक्षा को हर स्तर पर देखा जा रहा है। जो हम खाते हैं अपने घर में रखकर थाली में परोस के, उसकी सुरक्षा की भी बात की जा रही है। तो खेत में किस तरह की सावधानी रखनी है ताकि वहीं से पोषक अनाज हम तक पहुंचे, उसकी भी बात की जा रही है। तो जो पैक्ड फूड होते हैं जो घर में रख लेते हैं आजकल, इसका बहुत ट्रेंड है, रेडी टू ईट। तो फूड खेत से तो सही निकल कर आया था, लेकिन जब इस तरह के नवीन तकनीक या बोले कि नवाचार जो हुए कि अब आपके पास अगर समय नहीं तो पैक्ड फूड का इस्तेमाल करें, तो वो कितना हमारी सेहत पर असर डाल रहा है इन दिनों? अगर पैक्ड फूड की बात करें तो बिना पैक्ड फूड के तो संभव नहीं है, क्योंकि जो हमारी दिनचर्या चल रही है, पर उसमें भी हम बहुत ध्यान पूर्वक हमें क्या खाना है। मिनिमली प्रोसेस फूड्स आ रहे हैं जिनमें मिनिमल प्रोसेसिंग होगी, केमिकल फ्री होंगे, पर शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होगी। फिर जैसे हमारे मिल्क पाउडर वगैरह है, अब अवेलेबल नहीं है, तो कितना संतुलित हमें उनको लेना है और मिक्स करके जो हम नेचुरल, जो हम ऑर्गेनिक या नेचुरल फूड ले रहे हैं उसके साथ मिक्स करके ले, हम पूरा उस पर निर्भर ना करें। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो गट है वो नेचुरल जो फूड्स हैं उनको इजीली एक्सेप्ट करता है, तो हम उसको मिमिक कर सकते हैं अगर हम उसको मिक्स करके ले। क्योंकि बिना पैक फूड के तो पॉसिबल नहीं है, अभी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरी निर्भर है। पर आप प्रिजर्वेटिव्स देखिए, आप एलर्जेंस देखिए पैकेट पे, क्योंकि पैक्ड फूड पे बात आई तो पैकेजिंग पे ये मैंडेटरी है कि आप लेबल करें कि क्या क्या है।
तो वो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं एमिकेबली कि क्या आपके लिए सुरक्षित है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि जिन फलों को या जिन सब्जियों को पहले ही वो सुविधाओं की बात कर रहे हाँ। हैं, सुविधाओं ने सेहत पर असर डाला है, ये सच है। जैसे कि रात में ही सब्जियों को काट के रख देना, राइट, और फलों को अगर आधा खाया तो आधा यूं ही उसको काट कर रख दिया, क्योंकि अब सुविधा रेफ्रिजरेटर वाली है। हाँ, तो ऐसी सुविधाओं से जो सेहत पर बात आ रही है, मैं चाहूंगी कि थोड़े से ऐसे सुरक्षात्मक हमारे तरीके होने चाहिए घरों में भी। हाँ, पहले तो अगर पॉसिबल है तो कटिंग करिए ही मत फ्रूट्स की, अच्छा। क्योंकि जब आप कट करते हैं तो ये हाई पॉलीफिनॉल्स होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आपका सेब है, ये सब चीजें ब्लैक हो जाती है, काली हो जाती हैं, तो आप काट के मत खाइए। मैं कभी काट के सेब नहीं खाती। और अगर आपको खाना ही है तो उसको आप रैप कर दीजिए कि ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन ना हो, जो रैपिंग फॉइल में या फिर कपड़े में आप लपेट के रखिए। ये है। बिल्कुल। तो फिर अब इसके चुनाव की भी बात हमें बता दीजिए कि जब हम किसी दुकान पर जाते हैं और जब फल का चयन करते हैं या सब्जी का चयन करते हैं, तो वो कितनी मतलब पोषक तत्वों से भरपूर है, क्योंकि वही जो मैं बार बार बात कर रही हूँ कि खेत से अगर निकली है कोई चीज़ तो वो हम तक वैसी ही वैसी पहुँच रही है कि नहीं। पेड़ से टूटा हुआ वो फल किसी तरह से पोषक तत्वों को खत्म तो नहीं करता। हाँ, ये जब आप जैसे ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं, आज का तो ब्लिंकिट का भी बहुत इस्तेमाल है, तो कोटिंग मोस्टली फ्रूट्स पे कोटिंग होती है, कलर की या फिर वैक्स की कोटिंग होती है। एप्पल्स पे मोस्ट वैक्स की कोटिंग होती है, एप्रिकॉट पे वैक्स की कोटिंग होती है, आपका पीच जो होता है उस पे कोटिंग होती है। तो वो आप नाखून से ऐसे करके देख सकते हैं, आपको वैक्स निकलेगा। ये हाँ, ये आप परीक्षण कर सकते हैं। फिर बनाना पे भी इवन कोटिंग होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ग्रीन बनाना आप कोशिश करिए लीजिए पीले की बजाय, क्योंकि ग्रीन बनाना वो केमिकली राइपन नहीं होगा। वो आप लेके घर पे रख लीजिए, 2 दिन बाद तो पक ही जाएगा। सेम चीज सवाल उठेगा साबुत अनाज और पिसे हुए अनाज पर। गेहूं को खरीद कर पिसवाना, मसालों को खरीद कर पिसवाना, और या फिर पिसे हुए पैक्ड मसालों को लेना आसान तरीके होते हैं। इसमें मैं कहूँगी आजकल तो सुविधा उपलब्ध है हमारे पास, मोटे अनाज मोटे पिसे हुए भी बहुत सारे हमारे प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करिए। किसानों को ही हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाँ। राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, जो अपना मोटा अनाज पीस के बेचते हैं, होममेड फूड। तो इस तरह का, तो ये किसानों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा। कि उनका उत्पाद वही प्रोसेस करके एक अच्छी रेट में बेच सकते हैं और उससे आमदनी कर सकते हैं। तो वो एनकरेज, मेड इन इंडिया। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकल मार्केट में अवेलेबल है, अभी तो ये आपके बड़े ग्रोसरी स्टोर्स पे और मॉल्स में भी अवेलेबल है। तो वो एक आप अगर अपनी उसमें हैबिट में डालें, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में है बजरंगी जो शॉप है, वो कूट के अपना पीस के बेचते हैं, तो उस पर हम फोकस कर सकते हैं। मेड इन इंडिया तो क्या कर रहे हैं जो आम जनता तक जानकारी नहीं है, किसानों के द्वारा हम तक पोषक आहार पहुंचाने वाले जो वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शायद जागरूकता की कमी अगर वहाँ उस तरफ है तो इस तरफ भी है, मतलब नागरिकों को भी ये पता होना चाहिए। अब जागरूकता हम किसानों को तो क्रिएट कर ही रहे हैं, बाकी जो हम काम करते हैं उसको हम पब्लिश करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, और उसके हिसाब से जो हमारे अर्बन पॉपुलेशन है उसको भी जागरूक कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं। तो फिर सावधानियां, मुझे ऐसा लगता है वो भी आप चाहें तो बता सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना है सावधानियों के साथ साथ, और कौन से ऐसे प्रयोग हैं, कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? अगर हम बात करें सावधानियों में, तो किसानों को अन्न ज्यादा की बजाय कौन सा अन्न उगाना है जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसको उत्पाद से उनको ज्यादा कम मेहनत में ज्यादा कमाई हो सकती है। जैसे हमारा ज्वार और बाजरा है, श्री अन्न है, 2-3 महीने वो बस खेत में डालना है, बहुत ज्यादा आपको उसमें मेहनत नहीं करनी है, पानी आपका बचेगा, बहुत इकोनॉमिक है। तो इस तरह की फसलें उगाएं, फिर उनकी प्रोसेसिंग पे फोकस करें। और वहीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट या अपनी, हाँ, अगर हम बात करें अर्बन पॉपुलेशन की, तो इनकी डाइजेशन को कैसे बढ़ाया जाए, जैसे फर्मेंटेशन, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स। अभी कोविड के बाद सबको पता चल गया कि
75% डाइजेशन प्रोबायोटिक से होता है और गट हेल्थ इज लाइक सब कुछ है। बिल्कुल सही, हाँ। तो ये हम जो हमारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, अर्बन पॉपुलेशन है, इस पे ध्यान दे कि गट हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है। तो ये दोनों तरह से काम हो सकता है। जैविक खेती को लेके क्या कहेंगे आप? जैविक खेती में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है कि उतना उर्वरक लाए कहाँ से। किसान यही पूछते हैं कि हम कैसे लाए, मार्केट में उतना मिलता नहीं है पूरे खेत में डालने के लिए, घर में बनाए तो कैसे बनाए। तो उसी के लिए अभी हमने बोला कि ग्रुप बना लीजिए विलेज में ही और वहीं आप नेचुरल बनाइए, क्योंकि जो हम जैविक खेती में अगर हम केंचुए की खाद जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है वो ज्यादा दिन तक लाइव नहीं रहती, उसको बार बार हमें रिसर्कुलेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम जागरूकता क्रिएट कर रहे हैं, गांव में जाके लोगों मतलब किसानों को ही बोल रहे हैं कि आप ग्रुप बना के और फिर अपने जो उर्वरक है उसको पैदा करिए, एक बनाइए। दूसरे का ज्ञान बांटते चलो। हाँ, मिलकर करिए, मिलकर करिए तो ज्यादा होगा, सबके लिए सक्षम सबका होगा। साथ सबका स्वास्थ्य। हाँ, सबका स्वास्थ्य। हमारे साथ ही डॉक्टर समलेश कुमारी जी, जो कि वैज्ञानिक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भोपाल से, ये जानकारी दे रही थी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस विशेष पर कि किस तरह से एक संतुलित, एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से संतुलित आहार कैसे खेत से लेकर थाली तक हमारे पास पहुंचेगा। लेकिन गुणवत्ता ही महत्वपूर्ण नहीं है। पहले तो मैं इनको धन्यवाद करना चाहूंगी कार्यक्रम में आने के लिए और संक्षिप्त समय में बहुत अच्छी और बहुत सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। अगर ये कहा जा रहा है कि खेत से थाली तक संतुलित आहार पहुंचे, तो वो आहार का यानी अनाज का एक भी दाना वेस्ट ना जाए, बेकार ना जाए, व्यर्थ ना जाए, ये जिम्मेदारी भी हमें उठानी होगी। तो इस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि एक भी अनाज का दाना हम वेस्ट नहीं करेंगे। फिलहाल मुझे यहीं दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे कार्यक्रम चौपाल। नमस्कार।